हेलो। नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? एक बार फटाफट से कमेंट में आएंगे सारे लोग, कैसे हैं? हाँ जी। एक मिनट बस, अभी कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्लास दरअसल में इसलिए लेट हुई क्योंकि फोन ऑफ हो गया मेरा। पीडीएफ इसी में थी ये वाली। वन सेकेंड। अच्छा ये बताओ आप, आज का जो हमारा ये सेशन है ना, इसको एक बार रिव्यू जरूर करना, जिससे कि आगे का आइडिया लग पाए कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और हम इस पे और किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैं बड़ी उम्मीद के साथ इसकी शुरुआत की है और आप लोगों को फायदा मिलेगा तो 100% इस पे काम करेंगे। वरना पता चला मैं एफर्ट लगाता रहूं और आप लोग बोलो सर क्यों परेशान हो रहे हो फालतू में। क्यों जी? अब बताओ। चलो करते हैं शुरुआत, फिर एक बार आ जाओ कमेंट में सारे लोग। देखो, हमारा जो मोटिव है इसका, वो रिवीजन का मोटिव है। मैं आपको बता दूं, अच्छे से एमसीक्यू भी कराएंगे, लेकिन इस पे थोड़ा सा वन लाइनर फैक्ट पे काम कर लेते हैं। ठीक है, पहला वाला प्रश्न आपकी आंखों के सामने है, जिसको आंसर पता है वो जल्दी से आंसर बताएगा। यहां पर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है। दोस्तों, कैनियन होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। कैनियन का मतलब होता है नदी द्वारा काटा क्षेत्र। नदी द्वारा काटा गया बड़ा क्षेत्र। एक नदी जो होती है ना, जब एक बड़े क्षेत्र को काट देती, काटा गया बड़ा क्षेत्र नहीं, हम बोलेंगे बड़ा पर्वतीय भाग। जैसे नदी जब पर्वतों से गुजरती है तो एक बड़े क्षेत्र को काट देती है, जैसे कोई पहाड़ है, इस पहाड़ को नदी ऐसे काट करके यूं कर देगी और यहां नदी बह रही होगी, देन इट कॉल्ड कैनियन। आगे बात समझ में? तो दो चीजें याद रखना, एक शब्द होता है कैनियन। कैनियन बड़ा होता है, गॉर्ज इससे छोटा होता है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से जानते ही होंगे, है ना? कैनियन बड़ा होता है और गॉर्ज कैसा होता है? छोटा होता है। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गए। अगर मैं बात करूंगा हमारे भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो कैनियन है, ध्यान से सुनना, उसका नाम है गैंडी कोटा। भारत का पूछ रहा है गधो, विश्व का नहीं पूछ रहा है मुझसे, और गलत करवा देते। और ये पेन्नार नदी बनाती है इसको, हमारे भारत का जो है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी को काट करके बनाती है? तो आंसर होगा इर्रामाला पहाड़ी को। कौन सी पहाड़ी? इर्रामाला पहाड़ी को काट करके बनाती है। और ये कहां पर बनाती है? तो तब आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। आगे बात समझ में? आंध्र प्रदेश में। अब एक पॉइंट से आपको यह भी पता चल गया कि इर्रामाला पहाड़ी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और अगर यहीं पर विश्व का पूछ लेता है आपसे, तो विश्व का है ग्रांड कैनियन। विश्व का कौन सा है? ग्रांड कैनियन। और यहां अगर आपसे पूछता है कि कौन सी कंट्री में है, यूएसए में है, और कौन सी नदी बनाती है इसको, तो आपका आंसर होगा कोलोराडो नदी। पहला पॉइंट क्लियर किया मैंने आपका। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए जी, ऑपरेशन ब्लू माउंटेन का संबंध किससे है? आप लोगों को याद आ रहा होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं, ब्लू माउंटेन की बात कर रहा है। दोस्तों दरअसल में बात क्या है? बात है 1964-65 के आसपास की बात है, जब चाइना अपने यहां पर एटॉमिक वेपन्स का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो जब चीन अपने यहां पर एटॉमिक वेपन्स का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो हमारे यहां की खुफिया एजेंसी ने यूएसए के साथ मिलकर के एक मिशन को अंजाम देने का पूरा पूरा हमारा प्लान था, उसी को ऑपरेशन ब्लू माउंटेन कहा गया था। और इस मिशन के अंतर्गत टारगेट ये रखा गया था कि जो नंदा देवी माउंटेनियस पीक उत्तराखंड की है, वहां पर प्लूटोनियम से भरे हुए सिलेंडर लगाने हैं और फिर उससे मॉनिटर करना है कि चाइना क्या एक्टिविटी कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये जो मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। यहां से आपको एक पॉइंट और पढ़ने को मिलता है, और वो पॉइंट ये है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। आगे बढ़ जाएं, चलिए जी तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। जॉनसन लाइन जो लास्ट यूपीएसआई वाले एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और इसमें कह रहा है कि जो जॉनसन लाइन है, आगे बात समझ में, जॉनसन लाइन भारत के किस पड़ोसी देश के साथ है? अब बताओ जल्दी से, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? क्या लग रहा है आपको? बताओ बताओ फटाफट से बताओ। जॉनसन लाइन जो है वो भारत के किस पड़ोसी देश के साथ में है?
अगर हम जॉनसन लाइन की बात करेंगे तो ये हमारे चाइना के साथ में है। किसके साथ में है? चाइना के साथ। और सबसे पहले इसी लाइन को ड्रॉ किया गया था, और याद रखना भारत इसे ही मानता है। आगे बात समझ में? भारत इसे मानता है। भारत कहता है हम तो इसी को मानेंगे। क्यों? क्योंकि आज आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहे हो ना, वो जॉनसन लाइन वाला मैप है। आगे बात समझ में? और वहीं अगर मैं बात करूंगा तो फिर LAC लाइन जो है वो कब ड्रॉ की गई? 1962 में। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा है, ये नीचे दे रहा है, भारत मैकमोहन रेखा को कब खींचा गया? तो आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में खींची गई थी। कब? 1914 में। ठीक है। कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। तो जो ये शिमला समझौता हुआ था, उस शिमला समझौते के आधार पर मैकमोहन रेखा को खींचा गया था। कब? 1914 में। किस किस के बीच खींचा गया था? आंसर होगा भारत और चीन के बीच में इस रेखा को खींचा गया था। सतलज यमुना लिंक नहर कहां पर है? दोस्तों आप याद करो जरा, इधर अगर हम बात करेंगे तो ये पंजाब है, और पंजाब में जो नदी बह रही है, इस नदी का नाम है सतलज नदी या सतलुज नदी। और इधर ऐसे यूं एक नदी है, इस नदी का नाम है यमुना नदी। और यमुना नदी इस बॉर्डर से होते हुए आ गई कहां पर? हरियाणा में। अब यह देखा गया कि भाई इसमें तो पानी कम हो जाता है हरियाणा आते आते। यहां पर डैम बना हुआ है, जिस डैम का नाम है भाखड़ा डैम। तो प्रोजेक्ट ये था कि क्यों ना भाखड़ा डैम का पानी जो है वो यमुना तक लाया जाए। इसी को सतलज यमुना लिंक नहर कहा गया। तो अब ये किस किस राज्य के बीच का प्रोजेक्ट हो गया भाई? एक तरफ पंजाब हो गया, दूसरी तरफ कौन हो गया? हरियाणा हो गया। और इसकी लंबाई कितनी होगी? 214 किलोमीटर होगी। लेकिन पंजाब तैयार नहीं हुआ पानी देने के लिए। तो ये अपने आप में एक डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट रहा है। किसका? पंजाब और हरियाणा का। ठीक है। एक पंजाबी सिंगर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सिद्धू मूसेवाले का गाना आया था SYL, जो काफी डिस्प्यूटेड हो गया था, बैन भी कर दिया गया था उसको कई जगह। एनीवे, कालादान परियोजना भारत और किस देश के साथ में है? दोस्तों कालादान बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो ये एक नदी का नाम है। आगे बात समझ में? और ये नदी कहां बहती है? तो तब आपका आंसर होगा ये नदी बहती है भारत और म्यांमार में। कहां बहती है ये वाली नदी? भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर बहती है। तो कॉमन सेंस वाली बात यह कि अब यहां पर प्रोजेक्ट ये कोई चाइना का या ये होनोलुलु का प्रोजेक्ट थोड़ी हो जाएगा। क्यों? प्रोजेक्ट किसका होगा? भारत और म्यांमार का होगा। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत क्या कर रहा है? कालादान नदी का सहारा लेते हुए म्यांमार के सितवे बंदरगाह को विकसित कर रहा है, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके। ओके, चलिए। भारत पहले किस महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ था? ये मैंने आज भी पढ़ा है UPSI वाले बैच में। अगर हम 120 मिलियन वर्ष पहले की बात करेंगे तो हमारा जो इंडिया है वो किसके साथ जुड़ा हुआ था सर? अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। यानी कि भारत और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे। ये बात हमें कैसे पता चलती है? ये बात हमें पता चलती है ऑन द बेसिस ऑफ रॉक स्ट्रक्चर्स, यानी चट्टानों की संरचना के आधार पर। क्योंकि भारत की चट्टानें जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के साथ मैच कर रही हैं, एशिया के साथ मैच नहीं करती हैं। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अगर हम पुराने पर्वत की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा अरावली। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत है इसको विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 370 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है ना, कब? 370 मिलियन वर्ष पहले की बात है जब ये अरावली माउंटेन बना था। और किस युग में बना था? तो तब आपका आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। कौन से युग में बना था? प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। ठीक है। अरावली जो है ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। विश्व का सबसे नया पर्वत कौन सा है? ये नाम तो आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। विश्व का सबसे नया पर्वत बताओ फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से। विश्व का सबसे नया पर्वत कौन सा है? बताएंगे जल्दी से, चलिए। सर आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ई लिए तो आप सही नहीं पढ़ा रहे हैं। आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बच्चों की बात रखना चाह रहे हैं? पहली बात, वो बच्चे नहीं आपके क्लासमेट हैं। ठीक है।
हाँ भाई, सबसे नया पर्वत जो है ये माना जाता है हिमालय। और हिमालय को क्यों माना जाता है, तो इसलिए माना जाता है हिमालय को सबसे नया, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। वैसे ये लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था। भारत के कौन से भाग में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं? अगर हम अपने इंडिया को डिवाइड करेंगे तो हमारे इंडिया का जो ये ईस्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, हमारे भारत का जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में अगर हम देखेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे भारत के पूर्वी भाग में हैवी इंडस्ट्रियल प्लांट जो थे, इनको यहां पर लगाया गया था। हमारे भारत में हैवी इंडस्ट्रियल प्लांट जो थे, इनको स्थापित किया गया था। और ये कौन सा क्षेत्र आता है? ये क्षेत्र आता है सर छोटा नागपुर वाला, छोटा नागपुर क्षेत्र आता है ये। यहां पर पूरे भारत के 80% कोयले के भंडार पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? सबसे ज्यादा कोयला मिलता है यहां पे, सबसे ज्यादा लौह अयस्क मिलता है यहां पे, सबसे ज्यादा यहां पर कॉपर मिलता है। ये पूरे के पूरे मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। भारत का ऐसा राज्य जो सिर्फ एक राज्य से सीमा साझा करता है वो कौन सा होगा? आप यहां पे सिक्किम लिख सकते हो, ठीक है ना। सिक्किम ऐसा है, सिक्किम ऐसा है जो साउथ में किसके साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है ना। साउथ में किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। जबकि इसके नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में अलग अलग कंट्री हैं। नॉर्थ की अगर मैं बात करूंगा इसके, तो कौन सा है? नॉर्थ में है चाइना, ठीक है। ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता है ईस्ट में क्या है? भूटान है। और वहीं अगर हम बात करेंगे वेस्ट की, तो वेस्ट में कौन सा कंट्री है? नेपाल है ना। चलिए जी, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान कौन सा है? सारे बैचों में पढ़ा रखा है मैंने। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का जो मैदान है वो कौन सा है? बताएंगे जल्दी से। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान कौन सा है? बताओ जल्दी से। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान, आप लोगों ने हिस्ट्री में गुलाम वंश का नाम सुना होगा, वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, जो पोलो गेम को खेलते समय गिरकर मर गया था। तो वो जो पोलो का मैदान है पूरे विश्व में, इस पोलो के मैदान का नाम है सांदुर मैदान। और जो ये सांदुर मैदान है ये कहां पर पड़ता है? तो तब आपका आंसर होगा ये पीओके के नॉर्थ रीजन में पड़ता है, जिसे कहा जाता है गिलगिट रीजन या गिलगिट क्षेत्र कहा जाता है इसको, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसको? गिलगिट क्षेत्र कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? देखो, अगर हम बात करेंगे एक ग्लेशियर की, तो आप ऐसे समझ लो कि ये ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है रीमो। रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। इस श्योक नदी में एक नदी इधर से आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है गलवान। और इसी में एक नदी इधर से आकर मिलती है, इस नदी का नाम है नुब्रा नदी। क्या नाम है? नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी कहां से निकलती है? तो यही नुब्रा निकलती है सियाचिन से। आगे बात समझ में? तो याद रखना, सियाचिन से कौन सी नदी निकली? नुब्रा। गलवान नदी और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? श्योक की। और फर्दर श्योक किसको ज्वाइन कर लेती है? तो तब आपका आंसर होगा सिंधु नदी को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, गलवान घाटी जो है ये, इसका जो उद्गम होता है वो अक्साई चीन वाले क्षेत्र से होता है। तो यही कारण है कि जो गलवान नदी का क्षेत्र है, जिसे गलवान घाटी कहा जाता है, ये विवादित है। किस किस के बीच में? भारत और चीन के बीच में विवादित है गलवान घाटी वाला क्षेत्र। आपको याद आ रहा होगा, लद्दाख का एक व्यक्ति था जिसका नाम है गुलाम रसूल गलवान। क्या नाम है उसका? गुलाम रसूल गलवान है, ठीक है। उसी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है। ओके, चलिए जी आगे बढ़े। भाई कहां से ये निकल निकल के आ रहे हैं बैक्टीरिया वायरस इस वाली क्लास में? टाइम वेस्टिंग है ये। अरे भाई रिवीजन ही तो करा रहा हूं तेरा, है ना। अब तू मजाक बना रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मत कर भाई, तू मत करने क्लास को। अमन सिंह कह रहे हैं नॉलेज 1%, कॉन्फिडेंस 99%। यही तो मैं देख रहा हूं इतनी देर से कि आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कमेंट कर पा रहे हो। और आप आप और आप खुद ही बता रहे हो इस बात को, मतलब मेरा जो डाउट था आप उसको दूर कर रहे हो, है ना।
विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, आपको लग भी रहा है ना कि मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, आपको लग भी रहा है कि सामने वाले का जो है नॉलेज नहीं है उसमें, लेकिन तब भी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना? कोई सपोर्ट करने वाला भी तो हो। अब सारे लोग उसकी पैर खींचने वाले हो जाएंगे, फिर तो ये हो जाए ना भाई कि भाई कैसे बात बनेगी, है ना? हाँ हाँ। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, देखो मरुस्थल की अगर हम बात करेंगे तो इस पे 3 से 4 पॉइंट हमें अच्छे से ध्यान में रखने हैं। मरुस्थल की अगर हम बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाता है तो आंसर होगा अंटार्कटिका। गर्म मरुस्थल अगर पूछा जाता है, ठीक है, गर्म मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाता है तो सहारा होगा। और विश्व का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला और विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है उसका नाम है थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा है? थार मरुस्थल है। यार मैं तो अपनी बता रहा हूं सच में, अगर मैंने किसी को अप्रिशिएट नहीं किया तो किसी की बुराई भी नहीं की, है ना? आदमी अपने एफर्ट डाल रहा है, पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या मतलब है, क्यों? थार मरुस्थल है, ठीक है। अब इसका एक बात ध्यान में रखनी है, ये कहां है थार मरुस्थल? ये है भारत में, और कहां पर है ये? पाकिस्तान में। 2 देशों में फैला हुआ ये थार मरुस्थल जो है, ठीक है। चलिए जी, पम्बन पुल किस किस को जोड़ता है? देखो पम्बन पुल की बात कर रहा है यहां पे, आपको याद आ रहा होगा अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने उद्घाटन किया था नए पुल का। पम्बन पुल की अगर हम बात करेंगे तो आपको मैप याद आ रहा होगा। पम्बन पुल जो है ये कनेक्ट करता है यहां जो तमिलनाडु की मुख्य भूमि है, इस पे यहां पर ये पम्बन पुल है, सॉरी पम्बन द्वीप है। और जो ये पम्बन द्वीप है ये कनेक्ट करता है यहां पर, ये वाला जो ब्रिज है ये इसको इससे कनेक्ट करता है। यहीं इसको रामेश्वरम भी कहा जाता है, और यहां पर हमारे भारत की अंतिम सड़क है जिसका नाम है धनुषकोडी। ठीक है, क्या नाम है? धनुषकोडी। कच्छा थीबू या तीबू द्वीप किसका अधिकार है? दरअसल में 1974 की बात है, जब इस द्वीप को भारत ने किसको दे दिया था? इसको भारत ने दे दिया था इस द्वीप को, किस कंट्री को? श्रीलंका को। ठीक है, तो वर्तमान में किसका अधिकार है? श्रीलंका का अधिकार है। भूटान को तड़ित झंझा का देश क्यों कहा जाता है? तड़ित झंझा का मेरे दोस्त देश का तड़ित झंझा का मतलब होता है जहां थंडरिंग होती हो, जहां बिजली चमकती हो बहुत ज्यादा। दरअसल में है क्या, भूटान की अगर हम बात करेंगे तो जैसे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, इनके बीच में यहां भूटान बसा हुआ है, और इसे कहा जाता है नैरो वैली। मैं दोनों लिख देता हूं, क्या कहा जाता है इसको? इसे कहा जाता है नैरो वैली, यानी कि इसे कहा जाता है सकरी घाटी। आगे बात समझ में? इसे सकरी घाटी कहा जाता है। तो अब क्या होगा? यहां बादल बना, यहां बादल बना, यहां बादल बना। अब मेरी बात को सुना, अगर ये बादल इधर गया तो इससे टकरा जाएगा, इधर गया तो इससे टकरा जाएगा। तो यहां बादलों के टकराने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा बादल टकराते हैं, इसीलिए इसे तड़ित झंझा का देश कहा जाता है। ओके, चलिए जी। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या था? यह भी बड़ा मजेदार है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट का जो पुराना नाम था वो था पीक 15। इसका पुराना नाम क्या था? पीक 15 था इसका पुराना नाम। ठीक है, 1860 के आसपास की बात है जब इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है। और माउंट एवरेस्ट कौन थे? वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका मेजरमेंट किया था, और हमारे भारत के ये कौन थे? ध्यान से सुनना, ये हमारे भारत के सर्वेयर रहे थे। ओके, चलिए। भारत का सर्वाधिक कटान वाला तट कौन सा है? बताओ। आपको ऐसे तटीय क्षेत्र का नाम बताना है जहां पर सबसे ज्यादा प्रेजेंट टाइम में कटान हो रहा है, और मैंने ये बात आपको बैचेस में पढ़ाई भी है। अगर हम अपने भारत के तटीय क्षेत्र की बात करेंगे तो हमारे भारत का एक तट है जिसका नाम है मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। मालाबार तट कहां पड़ता है सर? केरल में पड़ता है। किस बात के लिए जाना जाता है? यहां पर मोनाजाइट सैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहां पर? मोनाजाइट सैंड या मोनाजाइट बालू पाई जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो ये 6 मीटर प्रति वर्ष की दर से इसमें कटाव हो रहा है, जो कि एनवायरमेंटल इश्यू को दिखा रहा है, ये गंभीर समस्या है। यानी 6 मीटर ये इधर केरल की तरफ बढ़ता जा रहा है, समुद्र की तरफ से। ठीक है,